हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं नई नई कंपनीज जो है जो लास्ट ईयर या दिस ईयर लिस्टेड हुई है उसको थोड़ा सा एनालाइज कर रहा था। एंड आई आई फाउंड दिस कंपनी which is AFCOM AFCOM होल्डिंग। सो इनिशियली आई गॉट कंफ्यूज कि ये AFCON है या AFCOM है। तो AFCON जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी, आई गॉट कंफ्यूज विद दैट। बट एंड उसके जो ग्रोथ रेट देखा तो मुझे लगा कि यार ये AFCON जो है इतना ग्रो कैसे कर रही है। But when I started reading, so this happened to be another company. It's a different company by Captain Parshuraman. I think ex aviation captain है। उन्होंने ये कंपनी को बनाया है। राइट। तो जब मैंने इसका थोड़ा सा प्रेजेंटेशन देखा तो इंटरेस्टिंग कंपनी लगी मुझे। राइट। तो इसका अगर आप बिजनेस मॉडल देखोगे ना, सिंपल सा एक बिजनेस मॉडल है। तो ये लोग एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट बेसिस पे ऑपरेट करते हैं। मतलब क्या है इनका, ये है कि इंटरनेशनल कार्गो एयरलाइन है। it's not a passenger airline, it's a cargo airline basically. They operate from airport to airport. This figure, this diagram explains everything. So there are shippers, right, which ship whatever, जिनको जितना भी इनको कार्गो है वो फिर आता है फ्राइट फॉरवर्डर्स के पास। फ्राइट फॉरवर्डर्स कौन होता है? जो DHL है, ब्लू डार्ट है, ये सब इनको फ्राइट फॉरवर्डर्स बोलते हैं। Now these freight forwarders will contact, I mean they GSSA, which is General Sales and Service Agents होते हैं। they operate through airport basically। ये लोग फ्राइट फॉरवर्डर से बिजनेस लाते हैं। now they give the business to the pure freight companies like this one, AFCOM। तो एफकॉम क्या करती है, GSSS से कांटेक्ट इनका होता है, वहां से ये लोग बिजनेस लेते हैं। एंड दे ट्रांसपोर्ट द कार्गो फ्रॉम वन एयरपोर्ट टू अनदर एयरपोर्ट, कुड बी एनीवेयर, राइट। तो वहां से फिर ये लोग, इनका वहां पे काम हो जाता है। देन देर आर हैंडलिंग एजेंट्स विच अगेन द ट्रांसपोर्ट द कार्गो टू द फ्राइट फॉरवर्डर्स। एंड अगेन वो वहां से कंसाइनी के पास जाता है। तो दिस इज द जनरल प्रोसेस इन विच फ्रॉम एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट, ये जो पॉइंट टू पॉइंट कार्गो शिपमेंट है ना, उसमें इज देयर बिजनेस मॉडल एफकॉम एफकॉम का। ठीक है। तो ये बिजनेस मॉडल बेसिकली आप समझ लो छोटा बिजनेस मॉडल है। तो देयर बिजनेस मॉडल इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, they are not getting business directly from the freight forwarders, right? They are getting the business from the general sales and service agent which are there in this supply chain. Now, if you look at, so this is Mota Moti business model. Now, let me explain why I like this company. Before going into the business model, let's look at the numbers. If you look at FY25 वर्सेस FY26 एक्सपेक्टेड जो है यहाँ पे, इनके पास अभी बोइंग के 737-800 वाला जो मॉडल है उसके दो एयरक्राफ्ट्स है। ठीक है। अब वो दो एयरक्राफ्ट के ऊपर कंपनी जो है अराउंड 6 फ्लाइट्स पर वीक करती है। ठीक है। I think last November they started this. Before that they had ये जो 637-400 एयरक्राफ्ट इनके पास था, उसमें से ये लोग 3 फ्लाइट्स करते थे। वो डेटा छोड़ देते हैं। अभी जो डेटा है मेरे पास वो है कि 800 वाला जो एयरक्राफ्ट है, 637-800, वो दो एयरक्राफ्ट्स है। उसमें से कंपनी 6 फ्लाइट्स पर वीक करती है। तो उसमें कंपनी को पर मंथ जो रेवेन्यू पर फ्लाइट आता है वो है अराउंड 18 करोड़। ठीक है। और अगर कंपनी ये केस वन है। और दूसरा केस मैंने क्या पकड़ा है, 3 फ्लाइट्स पर वीक, तो मेरा रेवेन्यू आता है 9 करोड़ बेसिकली। ठीक है, हाफ कर दिया। ये आप समझ लो। तो एक एयरक्राफ्ट जनरेट्स अराउंड 18 करोड़ इन अ मंथ, राइट। और अगर वो 6 फ्लाइट्स पर वीक करता है तो, और इफ दैट एयरक्राफ्ट डज 3 फ्लाइट्स पर वीक, देन इट जनरेट्स रेवेन्यू ऑफ अराउंड 9 करोड़। ये आपको समझ गया? ठीक है। कंपनी का प्लान क्या है? कंपनी इज सेइंग दैट वो FY26 में दे आर गोइंग टू ऐड अनदर 3 एयरक्राफ्ट्स इनटू दिस। सो टोटल 5 एयरक्राफ्ट्स हो जाएंगे। अब 5 एयरक्राफ्ट्स अगर हो गए तो सिंपल ये वाला कैलकुलेशन, मुझे रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है अराउंड 90 करोड़, राइट, पर मंथ। एंड अगर वो 3 फ्लाइट्स, वो 5 एयरक्राफ्ट 3 फ्लाइट्स पर वीक करते हैं तो 45 करोड़ पर मंथ। ठीक है। सो ईयरली अगर मैं रेवेन्यू कैलकुलेट करता हूँ तो FY25 में कितना मुझे आना चाहिए रेवेन्यू अराउंड, अगर मैं 18 करोड़ से करता हूँ तो अराउंड 200 करोड़ आता है। और 9, मतलब 3 फ्लाइट्स to 6 फ्लाइट्स, so revenue fluctuates between 100 crores to 200 crores। And for FY26 it fluctuates between 545 crores to 1000 crores। Now these are lucrative scenarios for me। तो एक्चुअल कंपनी ने कितना किया है FY25 में? अराउंड 240 करोड़ का रेवेन्यू किया है। उसमें से पैट मार्जिन इज अराउंड 18%, विच इज 48 करोड़। ठीक है।
तो अगर मैं ये दो केस पकड़ता हूँ, केस 1 एंड केस 2, FY 26 में अगर 5 एयरक्राफ्ट इनके पास है, तो रेवेन्यू का प्रोजेक्शन आता है अराउंड 1000 करोड़, और यू नो कंजर्वेटिव बेसिस में अराउंड 540 करोड़। तो मेरा पैट आता है 180 करोड़ टू 98 करोड़। एंड इफ आई कैलकुलेट द फॉरवर्ड पी इन FY 26, इट कम्स अराउंड ऑन द करंट मार्केट कैप, इट कम्स अराउंड 11 एंड 20। करंट पी कितना है? 42, और मेरा फॉरवर्ड पी कितना है? 11 एंड 20। सिग्निफिकेंट ग्रोथ यहाँ पे है कंपनी कंपनी जो दिखा रही है। तो अगर ये सच में कर लेते हैं 5 करोड़ का, और ये सच में इनका मॉडल ऐसे वर्क कर जाता है, अब ये 1000 करोड़ भी कंपनी क्या बोल रही है? कॉन्जर्वेटिव नंबर बोल रही है। तो मेरा ये केस मैंने ऑप्टिमिस्टिक पकड़ा है, और मेरा कॉन्जर्वेटिव केस इज दिस 540 करोड़ का। तो इवन इफ दे डू दैट ना, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा केस यहाँ पे बनता है, 11 का पी, फॉरवर्ड पी, राइट? That's why I picked this company for evaluation. These are initial numbers, and then I started, digging more into it. तो अगर आप ये देखोगे ना यहाँ पे, तो कंपनी का जो ये जो एयरक्राफ्ट है, अराउंड एक एयरक्राफ्ट का 22 टन्स का इनका कैपेसिटी होता है। तो मंथली ये हिसाब से उनका कैपेसिटी है 532 टन्स, ये मंथली कर सकता है केस 1 में, और 264 करोड़ केस 2 में कर सकता है मंथली। टू फ्राइटर्स टू तो ये 2 फ्राइटर्स का हो गया अराउंड 1000 टन्स पर मंथ, और केस 2 में हो गया अराउंड 528 टन्स पर मंथ, और 5 फ्राइटर्स का हो गया अराउंड 2500 टन्स पर मंथ, और ये हो गया 1320 टन्स पर मंथ। तो हमें क्या करना है ना, हमें समझना है कि इतना कैपेसिटी का डिमांड है क्या, कि एक एयरक्राफ्ट, राइट, जो 5 एयरक्राफ्ट है, मतलब वो कितना करेंगे? 2500 से 3000 पकड़ लेते हैं, 3000 टन्स पर मंथ का कैपेसिटी कितना कैरी कर सकते हैं, मतलब कैरी करने का उनका इतना डिमांड है क्या? इतना जीएसएस से डिमांड आएगा तो ये लोग इतना रेवेन्यू कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो बिजनेस मॉडल हमें समझना पड़ेगा उसके लिए। तो चलते हैं फिर बिजनेस मॉडल पे। बिजनेस मॉडल में क्या दिखता है हमें? ये बेसिकली इंटरनेशनल कार्गो एयरलाइन है, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट बेसिस पे ऑपरेट करती है। ठीक है, तो इनको इन इन जैसे बिजनेस मॉडल्स को क्या बोलते हैं ना, दीज आर प्योर फ्राइटर, मतलब प्योर कार्गो एयरलाइन है। तो इट्स नॉट लाइक पैसेंजर एयरक्राफ्ट में भी अगर आप देखोगे ना, तो वहां पे भी कार्गो शिपमेंट होता है, बट वहां पे लिमिटेशंस है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, ये दे कैन कैरी आइटम्स लाइक बैटरीज, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इंजीनियरिंग मशीनरी, बहुत बड़ी बड़ी पेरिशेबल आइटम्स आइटम्स लाइक फ्रोजन फूड्स रिक्वायरिंग ड्राई आइस। तो ये सब जो चीज़ें है ना, आप पैसेंजर फ्लाइट में नहीं कैरी कर सकते, है ना, रिस्क होता है। इसीलिए इनके लिए कार्गो, एक स्पेशल कार्गो फ्लाइट ही चाहिए होता है, एंड दैट्स वेयर दीज गाइस कम इन। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हो गया। फिर अगर और एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना, वो एक निकल के आता है कि जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट होते हैं ना, उनका जो एंट्री का जो होता है ना, कार्गो डालने का जो डोर होता है, वो बहुत छोटा होता है। उसमें आप बड़ी आइटम्स नहीं डाल पाओगे, जैसे इंजीनियरिंग, बहुत बड़ी इंजीनियरिंग मशीनरी है, तो उसको अपने शिप कर पाओगे, बट विस विस कार्गो एयरप्लेन्स में वो डोर एक्चुअली यू कैन, इट्स बिग डोर बेसिकली। तो आप बहुत सारे आइटम्स फिट कर सकते हो, तो दैट इज अनदर एडवांटेज ऑफ दिस प्योर फ्राइटर्स। ठीक है, सो दिस इज अ प्लेस वेयर द बिजनेस इज प्लेस्ड फॉर दिस कार्गो एयरलाइंस। इनके पास अभी 2 एयरक्राफ्ट से, उसको ये लोग 5 करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है 22 टन का, और ये ड्राई लीजिंग पे चलता है। अभी देर आर टू टाइप्स ऑफ लीजिंग हियर, ड्राई लीजिंग एंड वेट लीजिंग। तो ड्राई लीजिंग क्या होता है ना, कि आप किसी कंपनी से उनके एयरक्राफ्ट आप लोग रेंट पे लेते हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ड्राई लीजिंग। उसमें जो एयरक्राफ्ट में जो भी मेंटेनेंस, देन जो क्रू होता है ना, वो सब जो चीज़ें होती है वो आपको करनी होती है। आपको सिर्फ एयरक्राफ्ट मिलेगा, आपको उस वो रेंट पे मिलेगा, और आपको उसमें से जो भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है वो आपको करने हैं। सो दैट इज ड्राई लीजिंग, दैट मीन्स ऑपरेशंस पे कंट्रोल पूरा आपका है। दैट इज एडवांटेज ऑफ ड्राई लीजिंग। अनदर टाइप ऑफ लीजिंग इज कॉल्ड एज वेट लीजिंग। वेट लीजिंग में क्या होता है ना, कि सामने वाली कंपनी आपको ये सब देगी, आपको एयरक्राफ्ट तो देगी, आपको उसका मेंटेनेंस भी देगी, इंश्योरेंस करके भी देगी, देन आपको 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 उसमें केबिन क्रू वो सब देगी। तो दैट इज काइंड ऑफ वेट लीजिंग, बट उसमें आपको ऑपरेशंस पे कंट्रोल नहीं रहता है, उसमें वो ऑपरेशंस पे कंट्रोल सामने वाली पार्टी पे रहता है। दैट्स व्हाई कंपनीज डू दिस ड्राई लीजिंग, बिकॉज दे वांट टू कंट्रोल द ऑपरेशंस। बिकॉज यहाँ पे क्या है ना, आई एक्सप्लेन द शेड्यूल वर्सेस नॉन शेड्यूल नाउ, कि अभी जो ये 2 फ्लाइट्स इनकी चलती है, यहाँ पे जो ये लोग टेक ऑफ और ये सब कर रहे हैं बेस्ड अपॉन दिस 2 फ्लाइट्स, इज इट्स नॉन शेड्यूल ऑपरेटर है। तो जो भी एग्जिस्टिंग बड़े बड़े प्लेयर्स है ना, वो शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स है।
इसका मतलब क्या है, उनका पाथ जो है, रूट जो है फिक्स होता है। अगर मान लो हमको आपको हांगकांग जाना है या फिर आपको मान लो शंघाई जाना है, तो इफ़ यू वांट टू गो टू शंघाई यू हैव टू गो टू हांगकांग फर्स्ट, देन वहां से दूसरा फ्लाइट लेके आपको शंघाई जाना पड़ता है। तो ये एक रूट फिक्स्ड है, राइट। तो बट इफ यू आर अ नॉन शेड्यूल ऑपरेटर यू कैन फाइंड आउट योर ओन रूट्स। जैसे मान लो इस रूट में कोई इशू है, फॉर एग्जांपल जैसे वेस्ट वेस्ट एशिया का भी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वहां पे जो अगर आपको यूके जाना है या फिर आपको कहीं और जाना है थ्रू दैट वेस्ट एशिया वाला रूट, तो यू कैन नॉट टेक दैट रूट राइट नाउ। तो पास जो जो शेड्यूल फ्लाइट्स होती है ना, वो दे आर ग्राउंडेड बिकॉज दे कैन नॉट टेक अनदर रूट। बट this is the advantage of non-schedule operator कि they can choose whatever route they want to choose and deliver the cargo। ठीक है। तो इनिशियली ग्रोथ फेज में जितने भी सारे ऑपरेटर्स होते हैं वो नॉन शेड्यूल फ्लाइट्स में ही चलते हैं, एंड देन वंस दे इंक्रीज देयर फ्लीट देन दे शिफ्ट इनटू द शेड्यूल्ड वाला थिंग। ठीक है। तो दैट गिव्स अ फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, इन फाइंडिंग आउट मल्टीपल रूट, चेंजिंग द नेटवर्क इजीली। ठीक है, इट्स वेरी क्रूशियल। तो अगर आप देखोगे तो ये 22 टन्स का जो इनका है, इनको कार्गो लोड फैक्टर जो है मतलब वो कितना है, आज की डेट में उनका पूरा 100% लोडिंग होता है। बट कंजर्वेटिवली फॉर कैलकुलेटिंग द फ्यूचर, फ्यूचर गाइडेंस, कंपनी सेइंग दैट 75%, ऑन एन एवरेज 75% कार्गो लोड फैक्टर यहाँ पे रहेगा। अब ये दिस दिस इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन दिस जनरल सेल्स एंड सर्विस एजेंट। तो ये क्या होता है ना, एक पार्टी होती है यहाँ पे जो मैंने जैसे मैंने आपको बताया, फ्रॉम ऑन दिस पार्टी दीज गाइज आर डिपेंडेंट, फॉर एग्जाम्पल टीटी के ग्रुप ऑफ इंडिया। तो इनके साथ इनका एग्रीमेंट होता है, तो उस अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट देर इज ए मिनिमम गारंटी रिटर्न और 50% रेवेन्यू और लोड फैक्टर बेस्ड अपॉन द गारंटी फॉर ईच फ्लाइट। मतलब क्या कि एक फ्लाइट अगर एक फ्लाइट पे 50% रेवेन्यू की गारंटी तो इनके पास होती ही है। वो गारंटी इज कवर्ड अंडर द एग्रीमेंट। दैट मीन्स व्हाट, अगर कंपनी बोल रही है कि मैं 1000 करोड़ करूंगा, तो ऑन अ वर्स्ट केस 500 करोड़ तो कहीं नहीं गए, क्योंकि दिस इज करंट कवर्ड अंडर द 50% रेवेन्यू गारंटी। ठीक है, इसको ऐसे समझो। अभी ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कोविड लाइक सिचुएशन यहाँ पे पैदा हो गई है। वो कैसे, क्योंकि ये जो ईरान और इसराइल का वॉर चल रहा है, दे आर लाइक एक दूसरे के ऊपर मिसाइल डाल डाल के पूरा उन्होंने वो जो पूरा रीजन है उसको डिस्टर्ब, पूरा रीजन डिस्टर्ब हो गया है। तो जो शेड्यूल्ड फ्लाइट्स है वो फ्लाई नहीं कर सकती है थ्रू दैट रीजन। इसीलिए एंड दूसरी चीज, जो 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 वाया सी रूट से जो वहां से जाता है, आई थिंक द कुछ तो नाम है उसका, जैसे सुएज वाला जो है रूट, वैसे ओमेरू समथिंग लाइक दैट, वो एक रूट है वाया सी, वो पूरा पैक हो गया है, मतलब उसको यू कैनॉट एक्सेस दैट। तो उसकी वजह से क्या हो गया है ना कि जो फ्राइट चार्जेस है ऑफ ऑफ द थ्रू सी रूट्स दे आर स्काई रॉकेटिंग। और इसकी वजह से देर इज अ डिमांड फॉर एयर कार्गो। ठीक है, बिकॉज वो सी रूट में टर्बुलेंस है, तो इसीलिए सेफेस्ट वे इज व्हाट, एयर कार्गो। इसीलिए यहाँ पे इनको कोविड लाइक सिचुएशन जैसा डिमांड यहाँ पे एयर कार्गो में दिख रहा है। दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच कंपनी इज एंटिसिपेटिंग, सो कीप एन आई ऑन दिस वन। Now, let's understand what competition this company is. So I was looking at Blue Star, that is DHL. उसके कॉन कॉल के थ्रू देख रहा था। आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कितना इनका पोटेंशियल है। तो उनके पास भी इंडिपेंडेंट फ्राइटर्स हैं, फ्राइटर्स मतलब प्लेन्स है ब्लू स्टार के पास भी, जो सिर्फ कार्गो कैरी करते हैं, बट वो प्लेन्स आर वेरी बिग इन साइज। जैसे फॉर एग्जांपल दीज आर कॉल्ड एज बोइंग 737-800, ये नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट्स होते हैं। बट देर इज दिस वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट बोइंग 737 के, जो एक्चुअली पैसेंजर प्लेन की तरह बहुत उससे भी थोड़े बड़े होते हैं। बट यू कैनॉट यूज दोज एयरक्राफ्ट। आप उसको ना पॉइंट टू पॉइंट कैरी करने के लिए यूज नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको एक एक पूरा कार्गो आपको कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन करके एंड देन यू हैव टू यूज दोज प्लेन। अदरवाइज आपको वो प्लेन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। एंड वहीं पे आता है कंपनी लाइक दिस वन, कि आप पॉइंट टू पॉइंट मतलब छोटा सा कार्गो आपको आपको थाईलैंड पहुंचाना है, आपको कहीं और रिमोट जगह पे पहुंचाना, तो ये कर सकते हैं, बट नॉट द ब्लू स्टार और डीएचएल, ये लोग नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे ब्लू स्टार एंड डीएचएल गिव द कॉन्ट्रैक्ट, आई मीन गिव द बिजनेस टू द कंपनी लाइक लाइक एफकॉन, एंड दैट्स वेयर द देयर बिजनेस इज। ठीक है। सो existing passenger planes with pure fighter aircrafts are expected to primarily use them for consolidating the cargo into their hubs as a feeder। ठीक है, वो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसको आप थोड़ा सा पॉज करके समझ लेना।
सो इसमें रिस्क क्या है बिजनेस में, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो जीएसएस है, जनरल सेल्स एंड सर्विस एजेंट्स है, अगर इनसे बिजनेस आता है मोर देन 50%, देन अच्छी बात है, तो उनके ऊपर डिपेंडेंट है ये बेसिकली। तो एज लॉन्ग एज देर इज अ डिमांड इन द कार्गो, द जीएसएस विल गेट द बिजनेस। नाउ इफ यू ओपन द दिस कंपनी का प्रेजेंटेशन, वहां पे एक इंटरेस्टिंग डेटा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का डेटा है कंपनी के पास। उसमें कंपनी ने इसका बेसिकली इनका जो करंट बिजनेस है वो ईस्ट एशिया से आता है, ठीक है। तो वहां पे कंपनी ने पूरा ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे थाईलैंड, वियतनाम, देन आपका चाइना हो गया, और बहुत सारी जितनी भी कंपनीज है छोटी छोटी, म्यांमार, इसमें इंडिया का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रेवेन्यू, एक्सपोर्ट डेटा दिया हुआ है। और उसमें डेफिसिट है अराउंड 3 लाख करोड़ का डेफिसिट वहां पे दिख रहा है। तो वहां पे अपॉर्चुनिटी तो है, मतलब हम लोग क्या है ना, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं वहां से। बट ये कंपनी तो दोनों कर सकती है। तो देर इज अ बिजनेस पोटेंशियल फॉर दिस, दैट्स व्हाई दिस कंपनी इज एक्सपांडिंग फ्रॉम 2 एयरक्राफ्ट टू 5 एयरक्राफ्ट, ठीक है। So this is, I think I'm done with this analysis of this company. I think if we have covered everything. We have covered the business model क्या है, उनका growth driver क्या है, then we understood the operation schedule versus non schedule, क्यों करते हैं ये लोग। जीएसएससी का रिस्क हमने समझ लिया है, बट वहाँ पे 50% रेवेन्यू। तो अगर आप इसमें कैलकुलेशन कैसे करो ना, वर्स्ट केस पकड़ लो, ये 50% होगा, मतलब अगर कंपनी बोल रही 1000 से 1200 करोड़ करेगी, तो वर्स्ट केस में कितना करेगी, 50% ऑफ दैट, मतलब 500 से 600 करोड़ करेगी। देन कैलकुलेट योर योर फॉरवर्ड पी अकॉर्डिंग टू दैट। और बेस्ट केस में इज अराउंड 1000 to 1200 करोड़ का करेगी, तो उसमें कितना पी आता है बा, राइट। सो दिस इज आई थिंक स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे आपको जस्ट लाइक अनदर रेगुलर कंपनी, यहाँ पे आपको लॉट में खरीदना पड़ता है, राइट। तो दिस इज अनदर रिस्क हियर। Yeah, so I think I'm done with this video on Afcom Holdings. Keep a track on this company. It's a growth company, right? It's a growth company and interesting company to read on. So this is on my radar, and you also track on this. So that's it for today's video. Thank you so much, and I'll see you in the next video. Thank you so much.